हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो हमने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि अरब विद्वानों द्वारा योगदान, कि अरब विद्वानों ने भूगोल में क्या योगदान दिया है, हम इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम जो अरब विद्वानों ने भोगदान योगदान जो दिया है, उस योगदान देने के पीछे कौन कौन से कारक थे, जैसे कि आप लोगों ने सैंपल की मैंने जो एक डिफिनेशन बताई थी उसको ध्यान से पढ़ा होगा कि कोई प्रत्येक कार्य के पीछे हमारे यहाँ कोई ना कोई जोग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि अगर कहीं पे खेती विकसित हुई है तो वहाँ पे जोग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या है कि वहाँ पे खेती करने योग्य मिट्टी है। ठीक उसी तरीके से अरब में अगर भूगोल का विकास हुआ तो वहाँ पे कौन कौन सी जोग्राफिकल कंडीशंस थी या उनकी कौन कौन सी कल्चरल कंडीशंस थी जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। तो इसके लिए वहाँ पे 5 मूलभूत रूप से मुख्य उत्तरदायी कारक थे। पहला कारक ये था कि जो अरब वासी थे उनका दृष्टिकोण बहुत विशाल था और बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। अब इस चीज़ को आप इस तरीके से लीजिए, सैंपल ने कहा है कि जो लोग मरुस्थल में रहते हैं या चारागाह में रहते हैं तो उनके जीवन में एक विशाल दृष्टिकोण आ जाता है, क्योंकि दूर दूर तक उनके सामने एक मरुस्थल होता है। वो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जो उनका ये जो भूगोल के प्रति रुझान बढ़ा वो इसीलिए बढ़ा कि जब वो दिन भर अपने गाय अपने बकरियों को और भेड़ों को चराने के बाद में जब रात में खुले आसमान के नीचे लेटे तो जो नक्षत्र थे, जो तारे थे, उनकी जो चमक थी, उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो वो अपने को उस प्रभाव से अलग नहीं कर पाए। तो जो अरब वासियों में नक्षत्र को लेकर के विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा हुई। तो इसी जिज्ञासाओं के कारण इस भूगोल का विकास हुआ। दूसरा कारण था कि इस्लामी भाईचारा, वो एकेश्वरवाद को मानते थे और आपस में कनेक्ट थे। तो ये जो इस्लामी भाईचारा था, उन्होंने अपने इस ज्ञान को एक दूसरे से शेयर करने, एक दूसरे को बताने और एक दूसरे से सहयोग लेने और एक दूसरे से डिस्कस करने में काफ़ी मदद की। तीसरी चीज़ है स्थलों की यात्राएं। इन्होंने विभिन्न स्थानों की तीर्थ यात्राएं की, यानी कि उनके जो मक्का मदीना और यरूशलेम की विभिन्न यात्राएं की, जिसकी वजह से उनको जो रास्ता था और उस रास्ते के जो भौगोलिक परिदृश्य थे और जो भौगोलिक ज्ञान उन्हें उस मार्ग का बहुत ज़्यादा हुआ। ये लोग व्यापार, अगला पॉइंट है, ये लोग व्यापार करने के लिए बहुत दूर दूर जाते थे। तो व्यापार करने के लिए जो व्यापार का मार्ग होता था उसकी इन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इकट्ठा अपने पास रखते थे कि कहाँ पे किस किस जगह पे हमें पानी मिलेगा, किस जगह पे हमें खाने के लिए मिलेगा, किस जगह पे हमें सराय मिलेगी। इस तरीके से जो वो रूट है, जिस रूट पे ये ट्रैवल करते थे या जिस रूट पे ये व्यापार करते थे, अभी आप लोगों में से भी जो लोग पहले पुराने लोग जो पैदल चलते थे, आप लोग भी जानते होंगे कि वो लोग बताते थे कि भैया उस तरफ से जाना और उस तरफ से ना जाना, और उस तरफ से जाओगे तो लंबा पड़ेगा और उस तरफ से जाओगे तो रास्ता बड़ा डरावना है और जानवर मिलेंगे। इस तरीके की ये जो अनुभविक ज्ञान था उनको व्यापार के माध्यम से बहुत ज़्यादा पता होता था। पांचवा पॉइंट है कि उनमें साहसिक कार्यों को करने की प्रवृत्ति थी। वो सामुद्रिक साहसिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। अब यहाँ पे कुछ अरब भूगोलवेत्ताओं का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता कौन कौन से हैं और उनके क्या काम हैं। जैसे कि इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम, ये पहला नाम है। दूसरा नाम अल मसूदी, तीसरा अल मकसीदी, चौथा अल बल्खी, पांचवा अल बरूनी, छठा अल इदरीसी, सातवां इब्न बतूता, फिर इब्न खालदून, फिर अन्य विद्वान। अब हम लोग आते हैं इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम। नाम थोड़े से टिपिकल हैं लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो काल है वो काल तो याद है, लेकिन एक दो साल जो आगे पीछे हो वो किताबों की विभिन्नता के कारण है, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मत पड़िएगा। माजिद हुसैन में एक दो साल आगे पीछे किया गया है, दूसरी किताब में भी कुछ थोड़ा सा वेरिएशन किया गया है। तो उन्होंने जिस रिसोर्सेज से लिखा है उसके कारण ये फ़र्क पड़ रहा है। तो इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम 10वीं शताब्दी के विद्वान हैं। इन्होंने अफ्रीका एवं सुदूर एशिया की यात्रा की है। इन्होंने बताया कि जो भूमध्य रेखा का प्रदेश है, आवाज नहीं आ रही है सर।
इन्होंने बताया। सब लोगों को नहीं आ रही है, सिर्फ इनको नहीं आ रही है? हेलो। हाँ तो आपके यहाँ, हाँ आपके यहाँ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, तो उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन्होंने, जी बेटा आप क्या, बेटा आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बाकी सबको आ रही है। मैंने पूछा, मैं नाम फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। हाँ, नाम मैं फिर से आप पहली बार नाम सुनोगे तो क्या होगा इससे पहले आपने नाम सुना होता तो आपको समझ में आ जाता। ठीक है, नाम है इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम, है ना? 10वीं शताब्दी के विद्वान हैं, अफ्रीका और उन्होंने सुदूर एशिया की यात्रा की है। इन्होंने बताया है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में मानव निवास करता है। यूरोपीय देशों का भी इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने ये भी स्थापित किया कि कैस्पियन सागर का संबंध उत्तरी महासागर से नहीं है। इब्न हाकल अपने बारे में स्वयं लिखते हैं कि जिस तरीके का भूगोल उन्होंने इकट्ठा किया है या जिस तरीके के भूगोल के लिए वो जाने जाते हैं वो क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने पृथ्वी को उसकी संपूर्णता में बयान किया है। संपूर्णता का मतलब मैंने पृथ्वी को इन टोटल देखा है, मतलब उसका कोई पार्टिकल एनालिसिस नहीं किया है। मैंने पृथ्वी की पूर्ण संपूर्णता के साथ मैंने पृथ्वी को एनालिसिस करने की कोशिश की है। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने मुस्लिम देशों के बारे में लिखा है, मैंने प्रत्येक देश प्रदेश की सीमाएं इंगित की हैं। यानी कि मैं मुस्लिम देशों में गया हूं, मैंने वहां के जो भी देश और प्रदेश हैं, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, मैंने उन बाउंड्रीज को बताया है कि उनका विस्तार कहाँ है। उसमें शामिल नगरों के बारे में बताया है, उन जिलों के बारे में बताया है, जो वहां पे नदियां हैं उनको वहां पे स्पष्ट किया है। नदियों का मतलब है कि यानी कि वाटर बॉडीज। ठीक है, फिर उसके बाद वो वहां पे जो विभिन्न प्रकार के कर लागू हैं उनके बारे में बताया है। अब देखिए, ये जो कर लागू हैं ये इंगित करते हैं व्यापार की तरफ में। मतलब कि जो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि वो लोग व्यापारी हुआ करते थे, इस वजह से भूगोल विकसित हुआ। तो ये जो इनका स्टेटमेंट है कि उन विभिन्न करों जो वहां लागू हैं उनके बारे में बताया है, उन मार्गों को जो वहां ले जाते हैं उनके बारे में मैंने बताया है, उन दूरियों को भी बताया है जो उन्हें पड़ोस के देशों से अलग करती हैं। ये जो दूरियां हैं ये कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो उन्हें दूसरे देशों से अलग करते हैं। वह व्यापार जो वहां सफलतापूर्वक संचालित होता है इंगित किए हैं। यानी कि जो व्यापार जिस नगर में जहां पे मैं गया हूं वहां पे सफलतापूर्वक चल रहा है उसके बारे में भी मैंने इंगित किया है। मैंने प्रदेश के बारे में ऐसी सभी सूचनाओं को पुनः जुटाया है जो वहां भूगोल विज्ञान को राजा व रंग सभी के लिए रोचक बनाते हैं। यानी कि मैंने इस भूगोल में वो सभी रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है जो भूगोल विज्ञान को यानी कि इस भूगोल जैसी साइंस को राजा यानी कि जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, रंग यानी कि जो सबसे बिलो अथॉरिटी है, यानी कि एक नॉलेज वाले और एक बिना नॉलेज वाले दोनों के लिए इंटरेस्टिंग बनाती है। मैंने ऐसी सभी सूचनाओं को एकत्रित किया है। इनकी प्रमुख रचना है ए बुक ऑफ रूट्स एंड लियाम्स। इसके बाद एक प्रमुख नाम आता है अल मसूदी। इनका योगदान अरब भूगोल वेत्ताओं में सबसे ज्यादा है। इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार तथा समुद्र की सतह को वक्राकार बताया। भूमध्य रेखा की लंबाई इन्होंने 20,160 मील और पृथ्वी का व्यास 7,660 मील बताया। दो अक्षांशों के बीच की दूरी इन्होंने 26 मील जो कि बताई गई थी पहले उसको सही बताया। अरब और चीन के मध्य पर्सिया, लारवीरी, हरकिंद, सेलाहेत अथवा कलाबार, कैंद्रेंज, सैम्फ और संजी नाम के 7 समुद्र को स्थित बताया। अरब और चीन के बीच में ये 7 समुद्र बता रहे हैं, उसको ये अपने नाम दे रहे हैं। वो नाम है पर्सिया, लारेवी, हरकंद, सेलाहेत या कालाबार, फिर केंद्रेंज, फिर सैम्फ, फिर संजी। कैस्पियन सागर किसी भी सागर से नहीं जुड़ा है, इन्होंने फिर बताया। हिंद महासागर का ज्ञान टॉलमी से अधिक था। अल मसूदी को हिंद महासागर का ज्ञान टॉलमी से अधिक था। टॉलमी ने हिंद महासागर को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आंतरिक सागर बताया था, लेकिन अल मसूदी बता रहा है कि वह अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। इन्होंने भू आकार निर्माण की प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, परिपक्वावस्था, वृद्धावस्था, इस ओर इंगित किया, बताया नहीं है, सिर्फ इंगित किया है। अपर्दन चक्र में नदियों का योगदान होता है, इन्होंने बताया। अबिसिनिया के पहाड़ों में से नील नदी का स्रोत बताया। मानसून का वर्णन किया। मानव स्वास्थ्य व त्वचा पर वातावरण प्रभावी होता है, यानी कि जो मानव का स्वास्थ्य होता है और जो त्वचा होता है,
त्वचा यानी कि स्किन वो वातावरण से प्रभावी होती है। अरब के बद्दुओं के घुमक्कड़ जीवन का अध्ययन किया। सीरिया, फारस, मध्य एशिया, जॉर्जिया, मेसोपोटामिया के प्रादेशिक भूगोल में भी प्रशंसनीय योगदान दिया। अब भाषा के आधार पर इन्होंने 7 राष्ट्रीयता में पूरे विश्व को बांटा, यानी कि फारसी, चेल्डियन या अरब के लोग, यूनानी लोग, मिस्री या लीबियाई लोग, तुर्की, हिंदुआनी और चीनी। अब इनकी जो किताबें हैं वो किताबें मुख्य रूप से कुछ हैं तो बहुत सी, लेकिन जो उपलब्ध हैं वो यही हैं, जैसे कि सोने की चरागाहें और जवाहरातों की खानें, उपदेश और निरीक्षण, और किताब मुराज अल दहाब, और किताब अल तनभवल, और एक मिनट, किताब अल तनभवल, किताब अखबार अल जमा और किताब अल औसात। ये इस तरीके की उनकी 5 किताबें जो प्रमुख रूप से हैं वो ये हैं। इसके बाद में एक अगला नाम आता है अल मकसीदी का। अल मकसीदी भी 10वीं शताब्दी के विद्वान हैं, नाम गौर से सुन लीजिए। अल मकदीसी, इससे पहले जो थे वो थे अल मसूदी। अल मसूदी और अल मकदीसी में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अल मकदीसी ये भी 10वीं शताब्दी के विद्वान हैं। जलवायु तथा जल एवं थल के वितरण से संबंधित विचार दिए। इन्होंने जलवायु का निर्धारण अक्षांश के साथ पूर्व पश्चिम में विस्तार द्वारा भी होता है, यानी कि जो क्लाइमेट है वो अक्षांश के साथ साथ उस जहां का क्लाइमेट है उसका पूर्व और पश्चिम विस्तार कैसा है इस बात पे भी निर्भर करता है। 14 प्रकार की इन्होंने जलवायु बताई। इन्होंने ये बताया कि दक्षिणी गोलार्ध जल गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध है। इनकी भौगोलिक यात्राओं में विशेष रुचि थी। किताब का इनका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। इसके बाद में अल बल्खी 10वीं शताब्दी के ये भी विद्वान हैं। इनका मुख्य रूप से जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने जलवायु मानचित्रावली की रचना की और उसमें विभिन्न स्थानों की जलवायुविक दशाओं का चित्रण किया। अफ्रीका के पूर्वी तट की खोज की, मानसून की उत्पत्ति के बारे में बताया, समुद्र के जलों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया, बादल के निर्माण की व्याख्या की। इनकी जो मुख्य रूप से किताब है वो किताब अल अश्काल है, यानी कि अल अश्काल का मतलब जलवायु मानचित्रावली इनकी एक प्रमुख किताब है। अब अल बल्खी के बाद में जो नाम आता है वो अल बलूनी का आता है। अल बलूनी का जो योगदान काल है वो 973 ईस्वी से 1039 यानी कि 973 ईस्वी से 1039 ईस्वी के मध्य का योगदान काल है। हो सकता है किसी किताब में 2-3 साल आगे पीछे दिया हो, ये गुंजाइश अपने साथ रखिएगा क्योंकि भिन्न किताबों में भिन्न प्रकार का ड्यूरेशन मिलता है। तो इन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक जीवन पर लेख लिखे हैं। टॉलमी की अल्मागस्त, जो अल्मागस्त है उसका बेसिकली इन्होंने ट्रांसलेशन सा किया है, लेकिन यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि टॉलमी की अल्मागस्त की तरह इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित एवं भूगोल के समन्वय पे एक रचना की है। रात व दिन का विवरण, जैसे कि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन होता है, इस अवधि को सिद्ध किया है। सूर्य व चंद्र ग्रहणों पर पांडित्यपूर्ण अपना प्रदर्शन किया है, यानी कि पांडित्यपूर्ण प्रतिपादन किया है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में। ग्रहों के आरोही क्रम को बताया है, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि। सूर्य को भी एक ग्रह माना है, पृथ्वी को स्थिर और ब्रह्मांड के केंद्र में बताया है। ज्वार के उतार चढ़ाव में कम अधिक ऊंचाई के कारण चंद्रमा की अवस्था में परिवर्तन है। यह बताया है कि ज्वार ऊपर होता है या नीचे होता है, तो इसका जो मुख्य रूप से कारण है वो चंद्रमा की अवस्था में परिवर्तन है, यानी कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही ज्वार आता है। अल बरूनी के खास चीज, अल बरूनी के मामले में जान लीजिए कि अल बरूनी ना तो अंधविश्वासी था और ना ही वो प्राकृतिक घटनाओं को बिना तर्क व आधार के स्वीकार करता था। उसने बताया कि सिंधु गंगा मैदान नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बना है। खनिजों का सापेक्ष भार, कठोरता, चमक व उत्पत्ति के बारे में सविस्तार उसने चर्चा की। पौधों व पशुओं से निर्मित औषधि के बारे में भी उसने बताया। हिमालय पर्वत एशिया का केंद्रीय हिम आवृत पर्वत है, यानी कि जो एशिया के बीचों बीच में हिम मतलब कि बर्फ से ढका हुआ एक पर्वत है, और इसीलिए वो सतत वाहिनी यानी कि हमेशा जल रखने वाली वाहिनी, सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। भारत का विस्तार कश्मीर से दक्षिणी प्रायद्वीप तक है। भारत में मूर्ति पूजा और हिंदू समाज में जातियों के उद्भव का भी उसने वर्णन दिया और पाणिनि की अष्टाध्यायी का भी इन्होंने अनुवाद किया। SM अली हुए हैं एक,
उन्होंने बताया है कि इन्होंने 113 पुस्तकें व लेखों की रचना की, जिनमें 19 भारत पर तथा 29 भूगोल पर हैं, जिसमें से कुछ किताबें ही उनकी यहाँ पे दर्ज की गई हैं जो कि महत्वपूर्ण है। एक किताब है किताब अल हिंद द बुक ऑफ इंडिया, द बुक ऑफ इंडिया, और दूसरी उनकी किताब है अल कानून अल मसूदी, जो जिसका नाम है अलमागस्त। फिर किताबे खनिज व बहुमूल्य शेर, द बुक ऑफ मिनरल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स। अगली किताब है इनकी रिसालाह। फिर किताब अल तत्बीक फी तहकीक, और फिर अल तहदीद। ये इस तरीके से 6 किताबें, फिर से सुन लीजिए। पहली किताब है किताब अल हिंद, दूसरी किताब है अल कानून अल मसूदी, फिर अगली किताब है किताबे खनिज एवं बहुमूल्य शैल, फिर किताब है रिसालाह, फिर किताब है किताब अल तत्बीक फी तहकीक, फिर अगली किताब है अल तहदीद। इस तरीके से अल बरूनी का कंट्रीब्यूशन है। अल बरूनी के बाद अगला नाम आता है अल इदरीसी का। अल इदरीसी का जो काल है 1099 ईस्वी से 1180 ईस्वी के मध्य इनका योगदान काल है। इन्होंने विश्व का आयताकार मानचित्र प्रस्तुत किया है। विश्व के मानचित्र को चांदी की विशाल तस्तरी पे बनाया। विश्व को 7 प्रकार की जलवायु में विभाजित किया। विश्व को 7 प्रकार की जलवायु में विभाजित किया। सिसिली, इटली, यूनान, फ्रांस, आइबेरिया, उत्तरी अफ्रीका, जर्मनी, ब्रिटेन, स्कैंडिनेविया का प्रादेशिक विवरण भी प्रस्तुत किया। भाई ये रूम को कोई भी लॉक ना किया करे, है ना। आप लोगों की तरफ से रूम लॉक हो जाता है, बच्चे यहां पे कॉल करके डिस्टर्ब करते हैं कि सर अनलॉक कीजिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी रूम को लॉक ना करे। हाँ, तो हम थे कि विश्व को 7 प्रकार की जलवायु प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया। सिसिली, इटली, यूनान, फ्रांस, आइबेरिया, उत्तरी अफ्रीका, जर्मनी, ब्रिटेन, स्कैंडिनेविया का प्रादेशिक विवरण भी प्रस्तुत किया। इनकी जो किताब का नाम है वो ये है अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड। फिर से देख लीजिएगा, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड। इसके बाद अगला नाम आता है इब्न बतूता का। इब्न बतूता 1304 ईस्वी से 1368 ईस्वी के मध्य योगदान करते हैं। महान यात्री भूगोलवेत्ता हैं। नदियों की उपस्थिति को देश के आर्थिक विकास का आधार इन्होंने बताया। मिस्र के विकास में नील नदी के योगदान को बताया। चीन को एक बड़ा घना बसा व धनी देश बताया। वांगहो नदी चीन की नील है जिसके किनारे पीकिंग नगर है, यह भी बताने वाले इब्न बतूता थे। भारत एक धार्मिक भावना वाला देश है, यह भी इब्न बतूता ने बताया। गंगा सिंधु का अत्यंत उपजाऊ मैदान है। भारत में धान, नारियल और मसालों का उत्पादन होता है। सिंधु को नील की भांति बड़ी एवं सतत वाहिनी नदी बताया। और मालद्वीप के 200 द्वीपों का समूह है जहां नारियल और गरम मसाले प्रमुख फसलें हैं, और यहाँ पे कौड़ियों का प्रयोग सिक्कों के रूप में किया जाता है। ये सब कुछ इब्न बतूता बताने वाले थे। इब्न बतूता बहुत बड़े यात्री भूगोलवेत्ता थे। आप लोगों ने एक गाना आया था उसमें इनका नाम भी सुना होगा। तो ये वही इब्न बतूता हैं जिसका नाम उस गाने में आया था। इनकी प्रमुख पुस्तक है रिहलाह। रिहलाह, एक बात ध्यान रखिएगा, अल बरूनी की किताब थी रिसालाह, ठीक है। वहां पे मैंने बोला था रिसालाह, रा पे छोटी ईद की मात्रा, सा पे बड़े आ की मात्रा, ला पे बड़े आ की मात्रा, और हा रिसालाह। और यहां पे मैं बोल रहा हूं इब्न बतूता की किताब है रिहलाह, रा पे छोटी ई की मात्रा, हा और ला पे बड़े आ की मात्रा, और हा रिहलाह। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने इसको प्रोनाउंस करके आपको ठीक तरीके से बताया। इसके बाद अगला नाम आता है इब्न खालदून का। 1332 से 1406 ईस्वी के मध्य इनका योगदान काल है। इसको अरब का अंतिम भूगोलवेत्ता माना जाता है। फिर विश्व में मानव की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में बताया। घुमक्कड़ संस्कृति और स्थायी संस्कृति में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में अंतर स्थापित किया। सरकार के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक घनी जनसंख्या निवास करती है, यह बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक घनी है, दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या विरल है। फिर इन्होंने यह बताया बस्तियां जहां बस्ती हैं वहां पे निश्चित रूप से भूमि उपजाऊ होगी और मार्गों की सुलभता होगी, यानी कि परिवहन के साधन वहां पे विशेष रूप से पाए जाते होंगे। इन्होंने बताया कि जलवायु का मनुष्य पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी को गोलाकार व केंद्रीय स्थिति में रखने वाला बताया। भूमध्य रेखा के दोनों ओर
उत्तर से दक्षिण बढ़ने पे जलवायु में परिवर्तन होता है, यह भी इन्होंने बताया। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो थी मुकद्दिमा। मुकद्दिमा, ठीक है। अब यहां पे दो भूगोल वेत्ताओं का नाम मैं और लेना चाहूंगा, जिसको मैंने अन्य विद्वानों की कैटेगरी में रखा, हालांकि इनका काल बहुत पहले है, ठीक है। एक का नाम है अल याकूबी। अल याकूबी को बेसिकली नगरीय भूगोल के लिए जाना जाता है। इन्होंने अरब, मिस्र, सीरिया, इराक, ईरान, भूमध्य सागरीय, अफ्रीका के नगरों का भूगोल लिखा, ठीक है। इसके बाद अल जहानी। अल जहानी ने अरब देशों को मध्य एशिया से जोड़ने वाले मार्गों के बारे में बात की। यानी कि एक अल याकूबी नगरीय भूगोल के लिए, अल जहानी परिवहन भूगोल के लिए, ठीक है। इस दोनों ब्रांचेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए इन दो लोगों का नाम यहां पे प्रमुख है। इस तरीके से जो अरब विद्वानों का प्रमुख योगदान है भूगोल के लिए, वो यहीं पे खत्म होता है। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और एक एक करके आप लोगों को पूछूंगा। आप लोगों को जो भी ना समझ में आया हो, जो भी छूटा हो, वो आप पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।